Hi friends, welcome back to Easy English and I am सुनील कुमार। दोस्तों, भाषा सीखने में हर फील्ड के कुछ खास वर्ड्स या टर्म्स होते जो अगर मालूम हो तो उस भाषा को समझने में आसानी होती। जैसे मेडिकल के फील्ड, जैसे बिजनेस फाइनेंस के फील्ड, स्पोर्ट्स के फील्ड के कुछ खास शब्द होते हैं। जैसे डक, क्रिकेट का एक खास शब्द। अब डक अगर इंग्लिश में डिक्शनरी में आप देखेंगे या कहीं तो उसकी मीनिंग तो आप जानते हैं एक बर्ड है, लेकिन यहां डक का मतलब बर्ड नहीं। तो ये अगर आप खास शब्द क्रिकेट के संदर्भ में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं डकिंग क्या होता है। ठीक है, उसी तरह से आप समझ सकते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये फाइनेंस और इकोनॉमी का खास टर्म है, तो ये अगर आपको पहले से पता है तब कहीं लिखा मिलता है तो आप समझ पाएंगे कि क्या मतलब। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में और बहुत सारे है ना टर्म्स है, वर्ड्स है, जो अगर जानेंगे आप तो सुविधा होगी। अगर आप खुद से कहीं पढ़ रहे हैं किसी बुक से या कहीं कोई बता रहा तो इन टर्म्स को बार बार यूज करेगा वो, तो बेहतर है कि आप पहले से उन शब्दों को जान ले, समझ लें, ताकि आगे जब इन शब्दों से आपका वास्ता पड़े, जब सामना हो, तो आप बिल्कुल आसानी से उन बातों को समझ सकें। तो दरअसल आज का वीडियो ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में है जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, किताबों में मिलते हैं, कहीं कोई टीचर पढ़ा रहा होता वहां मिलेंगे आपको, और भी कई जगह इस तरह की बातें जब होंगी तो इन शब्दों का खूब इस्तेमाल होता है। तो मुझे ये समझ में आ रही बात कि इन शब्दों को अगर आप तक पहुंचा दूं, इनके मीनिंग, इनके यूज, ये क्या होते हैं, ये अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आपको अंग्रेजी समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इजी इंग्लिश चैनल दरअसल यही प्रयास कर रहा है। इजी इंग्लिश चैनल अंग्रेजी के बहुत जो जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है ना, रूल है, उन सबको आसान तरीके से, बिल्कुल आसान हिंदी में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इजी इंग्लिश के इस चैनल पे आपका स्वागत है फिर से। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूं जो इंग्लिश में काफी लोकप्रिय है, काफी यूज किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले आते हैं। अब जब आप एडजेक्टिव टॉपिक में जाएंगे, ग्रामर में कोई पढ़ा रहा होगा या किसी बुक में, तो आप देखेंगे एक टर्म मिलेगा आपको एट्रीब्यूटिव, काइंड बता के, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो एक आएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो यहां एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो कुछ नहीं, एडजेक्टिव्स जब नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, वैसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूटिव इन यूज कहलाते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे अ व्हाइट शर्ट, यहां पर शर्ट क्या है, नाउन, और व्हाइट किसकी बात कर रहा है, इस शर्ट की। तो हम जानते हैं नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है, नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव का स्थान कहाँ यूज हुआ, नाउन के पहले, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव इन यूज हुआ, है ना, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में, माय नॉटी सन, सन क्या है, नाउन है ना, और नॉटी किसके लिए आ रहा, सन के लिए। तो यहां पर है ना, नॉटी क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव इन यूज। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब जब किसी सेंटेंस में आप देखें या कहीं देखें एक टर्म में कि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया हो, तो इसे आप कहेंगे एट्रीब्यूटिव। दूसरा है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट ये बिल्कुल फंडामेंटल्स की बात है। जब इंग्लिश पढ़ाने या पढ़ने की शुरुआत की जाती तो वहां बताया जाता है कि सेंटेंस होता है और सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जाती है या सेंटेंस में जो कोई काम करता,
प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। और ये किसी सेंटेंस में वर्ब से शुरू होकर सेंटेंस के लास्ट तक रहता, इतने बड़े हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये तो समझ गया। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव अब आप समझ सकते हैं, यानी वह एडजेक्टिव जो प्रेडिकेट वाले हिस्से में यूज हो। आइए इसको और आसान बनाते हैं। बी, बी वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब। सीम, ये भी वर्ब है। लुक, है ना, इस तरह के जो वर्ब्स है, उसके बाद जब एडजेक्टिव आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो प्रेडिकेटिव इन यूज कहलाते हैं। जैसे यू आर रिच, आर क्या है, बी एडजेक्टिव का रूप है, और रिच आया एडजेक्टिव, तो यहां पर ये एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव यूज। उसी तरह से प्रिंसेस लुक, यहां लुक मैंने देखना नहीं, दिखना, लगना, इस तरह का, है ना। हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, और ये लुक वर्ब के बाद, तो ये क्या होगा, प्रेडिकेटिव इन यूज। उसी तरह से इट सीम्स डार्क, है ना, सीम्स क्या हो गया वर्ब, और डार्क क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर सीम वर्ब के बाद डार्क आया, तो ये भी क्या हो गया, ये प्रेडिकेटिव इन यूज। तीसरा एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है ग्रामर का, क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर सेंटेंस जैसा, सीधा आप समझिए। तो सेंटेंस जैसा, सेंटेंस किसको आप पहचानेंगे, कोई ऐसी बनावट जिसमें कम से कम अपना एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता, उसे कहते हैं सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसका अपना एक सब्जेक्ट वर्ब होता है, वैसे समूह को कहते हैं सेंटेंस। और जब किसी सेंटेंस के अंदर ऐसा टुकड़ा पाया जाता है, यानी सेंटेंस का ऐसा पार्ट, सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कम से कम, तो ऐसे पार्ट को, सेंटेंस के ऐसे टुकड़े को क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस पार्ट जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब, उसे क्लॉज कहते हैं। उदाहरण, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। गौर से देखेंगे आप, ये एक बड़ा सेंटेंस, और इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस जैसा दो टुकड़ा है। कौन कौन? एक देखेंगे आप, ही सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है सेड, एक टुकड़ा हो गया पूरा, इस पूरे टुकड़े को कहेंगे क्लॉज। दूसरा ऐसा ही टुकड़ा मिलेगा, फिर ही सब्जेक्ट, फिर वाज टायर्ड वर्ब, तो इस पूरे टुकड़े को भी कहेंगे क्लॉज। इसमें दो क्लॉजेस, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, यू कैन सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इसमें भी दो टुकड़ा, सब्जेक्ट, कैन सक्सीड वर्ब, एक क्लॉज, फिर है यू सब्जेक्ट, वर्क है वर्ब, एक टुकड़ा, ये हो गया क्लॉज। तो अब आप समझ गए, सेंटेंस के अंदर ऐसा टुकड़ा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, उसे क्लॉज कहते हैं। अब आ जाओ क्लेफ्ट सेंटेंस। अटपटा नाम है, कई लोगों ने हो सकता है सुना भी ना हो, लेकिन ग्रामर की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट ये बनावट और बहुत यूज होते हैं। मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, अरे इसे तो मैंने पढ़ा, इसे मैंने देखा। क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है? वैसा सेंटेंस जिसमें ईट या व्हाट का यूज होता है, अधिकतर ईट और व्हाट से शुरू होते हैं, और ये इसीलिए ऐसे बनावट शुरू होते हैं कि इसमें आने वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, इंफेसिस डाला जाता है। तो ऐसे बनावट को क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, इट वॉज दे हु हेल्प अस, ये वो लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की, यानी जोर है किस पर? दे पर। दे क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि मदद इन्होंने करी, जो काम करे सो सब्जेक्ट। तो यहां सब्जेक्ट पे जोर डालना था, इसलिए ऐसी बनावट। इट वॉज दे हु हेल्प अस, और किसी ने नहीं किया, तो ये क्लेफ्ट सेंटेंस। इट उसी तरह से व्हाट से शुरू होने वाला दूसरा है क्लेफ्ट सेंटेंस, व्हाट आई लाइक मोस्ट इज डांसिंग। व्हाट आई लाइक मोस्ट इज डांसिंग, मैं जो सबसे ज्यादा पसंद करता हूं है क्या? डांसिंग। तो यहां पर जोर दे रहे हैं आप, है ना। तो व्हाट से शुरू किया आपने, आई लाइक मोस्ट इज डांसिंग, डांसिंग पे जोर। तो डांसिंग क्या हो गया? लाइक का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इट या व्हाट से शुरू होने वाले ऐसे बनावट जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, ऐसे बनावट को क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं ग्रामर की दुनिया
आइए कुछ और दो तीन है इंपॉर्टेंट, उसे भी दिखा रहा हूं आपको। एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला और बहुत ज्यादा नजर में आता है आपको, वो है कॉम्प्लीमेंट। बार बार ये शब्द आप भी सुनते होंगे। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट होता क्या। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एक वर्ब है, उसी से बना, कंप्लीट वर्ब से बना है कॉम्प्लीमेंट, है ना। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करना, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो पूरा करे, पूरक। अब ये कई चीज पूरा, सब्जेक्ट को पूरा कर सकता है, मीनिंग को, ऑब्जेक्ट को कर सकता है, वर्ब को कर सकता है, उस हिसाब से इसके नाम होते हैं। जब सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के मीनिंग को पूरा करता है तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ, है ना। अब जैसे एग्जांपल, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। अब इसमें देख लीजिए आप, इलेक्ट क्या है? वर्ब है। किसको? ऑब्जेक्ट पता हम कैसे करते हैं, whom, what। तो इलेक्टेड whom, जवाब क्या है? हिम। जो जवाब आया वो ऑब्जेक्ट। अब यहीं तक अगर बात रखे, दे इलेक्टेड हिम, तो क्या ये मीनिंग पूरी है? नहीं। अब इस मीनिंग को पूरा करने के लिए एक वर्ड आ रहा है कैप्टन। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, है ना। उसमें आप देखेंगे जैसे सी लुक्स वेरी नर्वस, सी लुक्स वेरी नर्वस आ गया। सी लुक्स वेरी नर्वस, यहां पर क्या कर रहा है? वेरी नर्वस। किसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है? सी को। सी क्या है? सब्जेक्ट, या इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है ना। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है या उसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है कि उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्ट का। तो इस तरह से हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूं, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं, खासकर बोलचाल में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, है ना, इनफॉर्मल में कॉन्ट्रैक्शन बहुत यूज किया जाता है। और क्वेश्चन टैग में भी, ग्रामर में एक जगह है क्वेश्चन टैग, है ना, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन का यूज होता है। कॉन्ट्रैक्शन बना है किससे? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सिकुड़ना, साइज या फॉर्म में कम होना, है ना, इसी को बोलते हैं सिकुड़ना, है। इसी का नाउन फॉर्म है कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब? कैसे पहचानेंगे आप? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, एक बनावट ऐसा है कॉन्ट्रैक्शन का। या ऐसी बनावट हो सकती है, ये वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, और उसमें नॉट लगाकर बनेगा संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप। अब जैसे इसका एग्जांपल आप देख लो, आप रेड गोदान, आप रेड गोदान, प्रेमचंद की मशहूर रचना है ये। तो आज ये क्या है? दरअसल आई प्लस हैव का कॉन्ट्रैक्शन है ये, ठीक है। सब्जेक्ट जोड़ सहायक क्रिया। उसी तरह से आप देख सकते यू कैन डू इट, है ना। अब यहां पर क्या है? सहायक क्रिया और प्लस नॉट वाला, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी काफी यूज होते हैं। इज नॉट, इजंट, वाज नॉट, वाजंट, वर नॉट, वरंट, है ना। बट एम नॉट नहीं, याद रखिएगा। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एम नॉट नहीं होता,
आरंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एमंट नहीं होगा, वो आरंट यूज किया जाता। तो ये आपने सीखा। अब एक और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नाम सुन के कभी कभी लगता बड़ा अटपटा, समझ में नहीं आता ये है क्या। जैसे क्या है, कॉपुलर वर्ब्स, वर्ब का प्रकार है कॉपुलर वर्ब्स, या इसी को लिंक वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, कॉपुलर क्या बना है, कॉपुलेट है ना, एक वर्ब है उसी से बना है कॉपुलर। और लिंक तो आप समझते हैं, वो लगभग सिमिलर मीनिंग, कॉपुलेट और लिंक मतलब जोड़ना, लिंक करना। ठीक है, कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा नाम सुन के। तो लिंक वर्ब्स या कॉपुलर वर्ब्स क्या होते हैं, यानी वैसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करते, जोड़ते हैं। है ना, वो कहलाते हैं कॉपुलर वर्ब्स या लिंक वर्ब्स। अब अभी ऊपर के एग्जांपल में आपने गौर किया होगा, बी, सीम, लुक, ये सब वर्ब है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बी, सीम, फील, थिंक, लुक, है ना, इस तरह ETC, ये वर्ब्स ये यूज होते कैसे, कॉपुलर। देखिएगा, आई थिंक, या ठीक है, चलो, आई सीम, फील, लुक, है ना, ये सब देखिए ETC। अब इसको क्या करेंगे आप, जैसे द किंग was sad, I feel thirsty, प्यासा, है ना, she looks beautiful। गौर से देखिए सेंटेंसेस को। तो यहां पर सब्जेक्ट है किंग, वर्ब है was और सैड। क्या कोई काम कर रहा है, वाज बता रहा नहीं, वाज सिंपली क्या कर रहा, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दे रहा। तो वाज क्या हो गया, लिंक वर्ब या कॉपुलर वर्ब। उसी तरह से फील भी क्या कर रहा, आई और थर्स्टी, सब्जेक्ट और इसको कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है। लुक्स भी क्या कर रहा है, सी और ब्यूटीफुल को लिंक कर रहा है। ये सारे लिंक वर्ब्स या कॉपुलर वर्ब्स। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इंग्लिश के आज मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद कि ये पूरा वीडियो आप अगर देखेंगे ठीक से, तो ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। बिल्कुल आसानी से बताया गया, एकदम आसान हिंदी में। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को पहले पूरा देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अप टू योर मैक्सिमम, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं।